क्या प्लस टू मेडिकल के बाद सिर्फ एमबीबीएस ही करियर ऑप्शन है या आपके लिए कोई और बेहतर और ज़्यादा सिक्योर करियर आपका इंतज़ार कर रहा है? लाखों स्टूडेंट्स इसी कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि कौन सा कोर्स बेस्ट है, कौन सी जॉब सबसे सिक्योर है, कौन सी फील्ड में सैलरी अच्छी होगी और क्या विदेश जाने के रास्ते खुले हैं। आज इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का सॉल्यूशन लेकर आए हैं आपके लिए। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव और वेलकम बैक टू काशिब एजुकेशन। और आज ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो प्लस टू मेडिकल स्ट्रीम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बाद कुछ कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन में है कि आगे क्या करें। अगर आपके मन में कोर्स, फीस या फिर स्कोप या कॉलेज चूज करने से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट करियर गाइडेंस ब्रोशर होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे डिग्री कोर्सेज के बारे में, डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, सर्टिफिकेट कोर्सेज के बारे में, इमीडिएट जॉब्स के बारे में या फिर स्टडी के अब्रोड क्या चांसेस हैं, जॉब के क्या चांसेस हैं, और जीआरई और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस से रिलेटेड जो है वो जो भी क्या स्कोप है और प्रेपरेशन की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं उसके बारे में, और गवर्नमेंट जॉब्स की प्लानिंग के बारे में हर चीज़ हर एंगल से मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए प्लस टू के बाद जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो सारी डिस्कस की जाएंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि एंड में मैं आपको दूंगा बेस्ट रिकमेंडेशन अकॉर्डिंग टू करियर गोल्स। सबसे पहले हम डिग्री कोर्सेज की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉमनली चूज़ करते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीबीएससी या बीएससी नर्सिंग, बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, बीएससी मेडिकल, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर और बीएससी एमएलटी। तो ऐसे बड़े सारे कोर्सेज हैं जो मेडिकल स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन जो है प्रोवाइड करवाते हैं। तो यहाँ पे हम टेबल में जो वो कोर्स का नाम और उसकी ड्यूरेशन और उसमें क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहता है, गवर्नमेंट फ़ी में, प्राइवेट फ़ी में, या फिर गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स या फिर सेल्फ प्रैक्टिस जो है वो उसके लिए क्या स्कोप है उसका, तो यहाँ कंपैरेटिव टेबल में सब कुछ दिया हुआ है। इसको और डिटेल में देखने के लिए हम अगले टेबल में देखते हैं। इसमें ज़्यादा डेप्थ में हमने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। तो कोर्स का नाम है, उसकी ड्यूरेशन है, और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में उनका क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहता है, प्राइवेट का क्या फ़ी स्ट्रक्चर रहता है। ये फ़ी स्ट्रक्चर जो है वो ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एग्जैक्ट नहीं है, तो ऊपर नीचे हो सकता है ये। और सीट्स जो हैं वो रिजर्व्ड या रिबेट वाली हैं, तो उसमें कितनी परसेंटेज जो है वो रिबेट मिलती है, और गवर्नमेंट जॉब में क्या स्कोप है, प्राइवेट जॉब में क्या स्कोप है, बिजनेस में या सेल्फ प्रैक्टिस में क्या स्कोप है, वो सब कुछ हमने वन बाई वन जो है वो हर एक की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। फिर कौन से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो एक पोटेंशियल इंस्टीट्यूट हैं, अच्छे हैं, अच्छी रेपुटेशन वाले हैं, वो हर एक कोर्स के लिए हमने यहाँ पे कुछ नाम जो है वो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो डॉक्टर फोकस्ड कोर्सेज हैं। अब डॉक्टर फोकस्ड कोर्सेज जैसे एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीबीएससी है, बीपीटी है, तो ये सारे कोर्सेज जो हैं ये जो क्लिनिकल ऑस्पेक्ट से जो है वो कोर्स करवाया जाता है। तो अ, और फिर जिनकी फास्ट एम्प्लॉयबिलिटी है कि एकदम से एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है, तो ऐसे कोर्सेज का नाम मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नर्सिंग, फार्मेसी, बीपीटी जो है ये ऐसे कोर्सेज हैं, या बी फार्मेसी है। तो इनमें बहुत जल्दी जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कुछ डायनेमिक फील्ड्स भी हैं जैसे बीएससी मेडिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर है, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी एमएलटी है, बीएससी न्यूट्रिशन है, डायटेटिक्स है। तो ये कोर्सेज जो है काफ़ी जो है फ्लेक्सिबल हैं और काफ़ी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में प्रोवाइड करवाते होते हैं, और इसमें जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का स्कोप भी काफ़ी रहता है। अब हम बात करते हैं टॉप कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस की। तो ये कोर्स वाइज जो है वो हमने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये इंडिया लेवल के कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि एमबीबीएस के लिए पॉपुलर हैं काफ़ी। तो यहाँ पे एम्स का नाम, या फिर जीएमसीएच सेक्टर 32 का नाम है, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। तो ऐसे बड़े सारे नाम जो हैं वो मतलब काफ़ी पॉपुलर हैं, बच्चों के प्रेफरेंस में रहते हैं। बीडीएस के लिए भी जो डेंटल साइंसेज है उसमें भी मतलब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है मतलब इन कॉलेजेस की। और वेटरनरी में गढ़वासु नाम से कॉमनली जो है वो जानी जाती है यूनिवर्सिटी, ये पंजाब में है। तो ये वेटरनरी के जो डॉक्टर हैं उनकी ट्रेनिंग करवाई जाती है यहाँ पे। और हिमाचल में देखें तो पालमपुर में है जो यूनिवर्सिटी, वहाँ पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ये कोर्स करवाए जाते हैं। और बीएससी नर्सिंग की बात करें तो उसमें एम्स और पीजीआई का नाम मतलब काफ़ी ऊपर आता है। फिर एएफएमसी है। और बी फार्मेसी के लिए नाइपर जो है वो मोहाली में लोकेटेड है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का बी फार्मा का डिपार्टमेंट काफ़ी पॉपुलर है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं इसके लिए। और जो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज के लिए जो है वो
आइसर के जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। उनमें इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी करवाई जाती है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट्स काफ़ी पॉपुलर हैं। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है। तो ऐसे करके काफ़ी जो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कोर्सेज़ करवाती हैं। बड़ी अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए। अब हम नॉर्थ रीजन में चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल की बात करेंगे तो चंडीगढ़ में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 है वो काफ़ी पॉपुलर है और उसमें 150 के अराउंड सीट्स हैं। और नर्सिंग के लिए जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सेक्टर 32 वहाँ भी करवाई जाती है और पीजीआई में भी नर्सिंग की सीट्स होती हैं। और फार्मेसी के लिए नाइपर जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है। और पंजाब यूनिवर्सिटी का भी फार्मा डिपार्टमेंट है, फार्मेसी डिपार्टमेंट है, वो भी बहुत अच्छी ऑप्शन है। और बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के लिए देखा जाए तो लाइफ साइंसेज और जोलॉजी के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी के जो डिपार्टमेंट्स की बात की हमने। फिर एसएमएचएस गवर्नमेंट कॉलेज मोहाली में लोकेटेड है ये। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है बीएससी के लिए। एसडी कॉलेज सेक्टर 32 है। फिर गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11 है। और डीएवी कॉलेज है। तो मतलब चंडीगढ़ में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं जो कि बीएससी मेडिकल के लिए। और मोहाली में कॉलेज लोकेटेड है गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है बच्चों के लिए। और अगर एग्रीकल्चर के लिए और हॉर्टिकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चंडीगढ़ में तो अपने आप ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर करवाता हो। तो नियर बाई स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के जो कॉलेज हैं वही प्रेफरेंस में रहते हैं। फिर पंजाब के कॉलेजेस की बात करें या इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो डॉक्टरेट के लिए एमबीबीएस, बीडीएस और नर्सिंग या एलाइड हेल्थ के लिए बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है। तो वो और उसके जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं वो प्रोवाइड करते हैं ये कोर्सेज। जैसे कि जीएमसी अमृतसर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पटियाला, फिर गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज है, फिर बी आर अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मोहाली है, एम्स बठिंडा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो पॉपुलर इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। और उसके जो कॉलेजेस हैं और वेटरनरी वेटरनरी के लिए हम गढ़वासु यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, वो काफ़ी पॉपुलर है, उसका काफ़ी नाम है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मेडिकल, नर्सिंग और एलाइड के लिए पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी है। फिर पंडित बी डी शर्मा पीजीआईएमएस रोहतक है, कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। तो ऐसे कॉलेजेस काफ़ी पॉपुलर हैं। और एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में लोकेटेड है, तो वो एग्रीकल्चर के काफ़ी सारे कोर्सेज करवाती है। और वेटनरी के लिए लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड मेडिकल साइंस है, एनिमल साइंस, ये हिसार में लोकेटेड है। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसमें भी एमबीबीएस और जो डॉक्टरेट से रिलेटेड और भी कोर्सेज हैं या नर्सिंग से रिलेटेड, तो उसके लिए आईजीएमसी शिमला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा, या फिर लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंडी, राधा कृष्ण मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, तो ऐसे करके बड़े सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो एमबीबीएस गवर्नमेंट सीट्स पे करवाते हैं। और हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए हिमाचल में दो यूनिवर्सिटी जो है वो एक यूनिवर्सिटी डेडिकेटेड है वाई एस परमार यूनिवर्सिटी, और उसका जो रीजनल सेंटर या जो कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं जैसे कि नेरी में हो गया गवर्नमेंट कॉलेज फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात की जाए और वेटनरी में तो चौधरी सरवण कुमार सीएसके कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर है। तो ये अपने एग्रीकल्चर से रिलेटेड बड़े सारे कोर्सेज जो है वो ऑफर करता है। अब क्या बेनिफिट्स होंगे प्लस टू में मेडिकल करने के बाद कैरियर के? तो एक तो अगर आप मेडिकल प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं और मेडिकल लाइन आपने पकड़ी हुई है, तो यू विल अर्न रिस्पेक्ट एंड प्रेस्टीज। तो वो किसी भी फील्ड में हो सकती है मेडिकल से रिलेटेड, और आप रिसर्चर की तरह या एज ए मतलब साइंटिस्ट काम कर सकते हैं वो किसी भी फील्ड में मेडिकल की। और ये काफ़ी रिवार्डिंग है, तो रिकॉग्निशन मिलती है काफ़ी, तो बहुत ही नोबल प्रोफेशन है मेडिकल में। कोई सा भी ले लो। अब यहाँ पे हम देखें तो हमने यहाँ पे थोड़ा फ्लो चार्ट बना के बताया हो कि प्लस टू के बाद जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑप्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने पहले फ़िलहाल डिस्कस किए। या थोड़ा सा हमने फ्लो चार्ट की हेल्प से यहाँ थोड़ा और उसको पॉलिश करके बताया कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी हो गया, बी फार्मेसी हो गया, बीएससी मेडिकल है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी है। तो ऐसे करके बड़े सारे ऑप्शन जो हैं वो करियर के हमारे पास खुले रहते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो एमबीबीएस जो है उसके कोर्सेज और करियर ऑप्शन क्या हैं। तो अगर गवर्नमेंट, प्राइवेट जॉब्स और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए एमबीबीएस, हर एक कोर्स को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो गवर्नमेंट जो जॉब्स का क्या एवेन्यू है, तो इसमें मेडिकल ऑफिसर लग सकता है एमबीबीएस किया हुआ बंदा, सिविल सर्जन या यूपीएससी की सर्विसेज में जा सकता है, आर्मी डॉक्टर बन सकता है, डायरेक्टली रिक्रूटमेंट होती है आर्मी में। फिर एम्स और पीजीआई जैसे रेजिडेंट डॉक्टर बन सकते हैं अपनी, और स्टेट हेल्थ सर्विसेज में जो है वो अपनी सर्विस दे सकते हैं।
प्राइवेट जॉब्स में भी इनके लिए कोई कमी नहीं है, जैसे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स हो गई, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हो गए। तो मतलब काफ़ी स्कोप है प्राइवेट जॉब्स में भी। और बिजनेस देखें तो ऑन क्लिनिक कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं, या हॉस्पिटल का सेटअप बना सकते हैं। तो बीएमएस के लिए भी ऐसे ही गवर्नमेंट और प्राइवेट और अपने बिजनेस के लिए जो है काफ़ी सारे स्कोप्स हैं। बीडीएस के लिए, बीडीएस भी काफ़ी डिमांड में रहती है, क्योंकि डेंटल सर्विस जो है वो लोगों को काफ़ी चाहिए होती है फ्रिक्वेंटली। तो गवर्नमेंट डेंटल ऑफिसर हो सकता है, वो आर्मी में भी जा सकते हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी, स्टेट के हॉस्पिटल्स में भी हो सकता है। प्राइवेट जॉब में बीडीएस में जो है वो डेंटल हॉस्पिटल या कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री हो गया है। तो और बिजनेस में अपना क्लिनिक खोल के काफ़ी ज़्यादा वो इसमें इनमें अर्निंग रहती है। तो ऐसे ही बीबीएससी और एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो हॉस्पिटल्स हैं, तो उनमें भी ऐसे ही काफ़ी सारा गवर्नमेंट का स्कोप है। तो वेटरनरी ऑफिसर की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकता है पर्सन, या फिर लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, डेयरी डिपार्टमेंट में। लॉट ऑफ स्कोप इन गवर्नमेंट सेक्टर। और पेट हॉस्पिटल्स में जा सकता है। फिर डेयरी कंपनीज में जॉब्स निकलती हैं, पोल्ट्री फार्म्स में, फार्मा एनिमल हेल्थ में। और अगर अपना बिजनेस देखा जाए तो अपना पेट का क्लिनिक खोल सकते हैं, डेयरी कंसल्टेंसी खोल सकते हैं, पोल्ट्री फार्म की कंसल्टेंसी। ऐसे करके काफ़ी स्कोप है। बी फार्मा का देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में ड्रग इंस्पेक्टर लग सकता है पर्सन। फिर गवर्नमेंट में फार्मासिस्ट की पोस्ट पे लग सकते हैं, ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में पोस्ट मिल सकती है। प्राइवेट जॉब्स में जो है वो फार्मा कंपनीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे सैलरी पैकेज देते हैं। मेडिकल स्टोर्स में काफ़ी डिमांड रहती है। क्वालिटी चेक एनालिस्ट की काफ़ी ज़्यादा पोस्ट मिलती होती है। और बिजनेस देखें तो अपना मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, होलसेल का काम कर सकते हैं, अपनी फार्मा कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही बीपीटी में भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती, क्योंकि आजकल फिजियोथेरेपी का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि मेडिसिन से ज़्यादा प्रेफरेंस जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज को की जाती है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ में जॉब निकलती हैं। प्राइवेट में भी काफ़ी स्कोप है, जैसे स्पोर्ट्स क्लिनिक है, हॉस्पिटल्स हैं, ऑर्थोपेडिक सेंटर्स हैं। और अपने भी फिजियोथेरेपी के क्लिनिक जो है वो बड़े फ्रीक्वेंट हैं। तो इसमें पार्ट टाइम काम या अपना जो साइड वाइज जो है बिजनेस, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट स्कोप है इसमें। बीएससी नर्सिंग जो है ये भी जो इमीडिएट जॉब ऑफर करती है, ये वाला कोर्स जो है। तो इसमें स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर हो गया, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में जा सकते हैं। एम्स पीजीआई में नर्सिस की काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती हैं, और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी सारी जो है वो जॉब्स निकलती हैं। प्राइवेट जॉब्स में भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, उनकी मशरूमिंग हो रही है। आईसीयू नर्स हो गई, ओटी नर्स हो गई, होम केयर नर्स हो गई, एब्रोड नर्सिंग जॉब्स बड़ी सारी निकलती हैं। तो बिजनेस देखें तो होम नर्सिंग सर्विस जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोरिश हो रही है। एल्डर केयर में इनकी ज़्यादा डिमांड है। हेल्थ कंसल्टेंसीज में काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। तो और कोचिंग एकेडमीज़ में भी इनकी काफ़ी ज़्यादा जॉब्स निकलती हैं। बीएससी मेडिकल का देखें तो गवर्नमेंट सेक्टर में इनकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इनमें भी जॉब्स निकलती हैं, जैसे लैब असिस्टेंट हो गया, स्कूल लेक्चरर हो गया, स्कूल के मास्टर कैडर हो गया। तो इनमें फिर बीएससी के साथ जो है वो बीएड करनी पड़ती है, या फिर अगर कॉलेज लेवल पे टीचर लगना है तो उनको नेट पीएचडी जैसे कोर्सेज करने पड़ते हैं, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हैं। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर हो गया, या फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये। फिर अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो बायोटेक कंपनीज़ में जॉब मिलती हैं, पैथोलॉजी लैब्स में, फार्मा कंपनीज़ में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और एनवायरमेंटल कंसल्टेंसीज़ में काफ़ी ज़्यादा इनकी जो है वो वैकेंसीज़ निकलती हैं। और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, ट्यूशन्स में, कंटेंट क्रिएशन में, लैब कंसल्टेंसी में, फिर एड टेक में। तो ऐसे करके जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब जो कोर्स की जो है वो वैल्यू है, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती रहती है। ऐसे ही बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में जो है वो बीएससी मेडिकल की तरह स्कोप है। तो इनमें मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एज साइंटिस्ट या रिसर्च ऑफिसर या टेक्निकल असिस्टेंट, फूड सेफ्टी ऑफिसर या ड्रग इंस्पेक्टर, ऐसे करके गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं इनके लिए। और प्राइवेट जॉब्स में देखा जाए तो फार्मा कंपनीज और बायोटेक लैब्स हो गई, क्लिनिकल रिसर्च हो गई, क्वालिटी चेक एनालिसिस हो गया, माइक्रोबायोलॉजिस्ट का काम हो गया। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स निकलती रहती हैं। अपना बिजनेस खोलने के लिए भी स्टार्टअप कर सकते हैं, स्टार्ट, या डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, लैब सेटअप बना सकते हैं, एग्री बायोटेक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप पंजाब और हरियाणा में काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस में है। तो गवर्नमेंट जॉब जो है वो एग्रीकल्चरल ऑफिसर की, या एडीओ की, नबार्ड की, आईसीआर साइंटिस्ट की, एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर की। और प्राइवेट में देखा जाए तो सीड कंपनीज में काफ़ी ज़्यादा जो है वो जॉब्स निकलती है, फर्टिलाइजर्स फार्म्स में, एग्रीटेक कंपनीज में, और फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में भी इनकी डिमांड काफ़ी रहती है। और अगर अपनी बिजनेस की बात की जाए तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में, एग्री कंसल्टेंसी में, सीड बिजनेस में, एग्री स्टार्टअप में, सो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने में तो बड़े सारे स्कोप्स हैं।
और हॉर्टिकल्चर में देखें तो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर है, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर ऑफिसर फिर फ्लोरिकल्चर ऑफिसर। सो देयर आर लॉट ऑफ ब्रांचेज इन द हॉर्टिकल्चर, तो उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में भी मतलब काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज निकलती रहती हैं। और प्राइवेट जॉब्स में भी कोई कमी नहीं है, लैंडस्केपिंग फर्म्स में, नर्सरीज में, ग्रीन हाउसेज में, तो ऐसी कंपनीज में जॉब्स की डिमांड रहती है। और बिजनेस में प्लांट नर्सरी, फ्लोरिकल्चर, फिर ऑर्चार्ड्स है, मशरूम यूनिट हो गई। तो ऐसे ऐसे जो मतलब कोर्सेज जो है काफ़ी एप्लीकेशन है। फिर बीएससी एमएलटी की बात करें लास्ट में हम, तो गवर्नमेंट जॉब में इनके लैब टेक्नोलॉजिस्ट हो गया, ब्लड बैंक ऑफिसर हो गया, पब्लिक हेल्थ लैब में। और प्राइवेट जॉब्स में देखा जाए तो हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक लैब्स में, पैथोलॉजी लैब, फार्मा क्वालिटी एनालिसिस हो गया। और अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए डायग्नोस्टिक लैब, पैथोलॉजी कलेक्शन सेंटर, ब्लड सैंपल कलेक्शन सर्विस। तो ये बड़ी सारी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करते होते हैं ये वाले कोर्सेज। तो अगर मैं रिकमेंडेशन की बात करूँ स्टूडेंट्स के लिए, तो जो फास्ट जॉब्स हैं उनमें नर्सिंग और एमएलटी जो है वो काफ़ी जॉब एप्लीकेशन फास्ट है इसकी। जैसे कोर्स जो है वो कंप्लीट हुआ तो नर्सिंग में जॉब्स और एमएलटी बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में मिल जाती है। और अगर गवर्नमेंट जॉब्स की बात की जाए तो एग्रीकल्चर, नर्सिंग और बीएससी मेडिकल जैसे जो है वो सब्जेक्ट्स जो काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स की एप्लीकेशन जो है वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो एज ए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। और जैसे कि बीएससी मेडिकल के लिए जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वो बेस्ट ऑप्शन है कैरियर के लिए। तो उसमें जोलॉजी, बॉटनी जैसे कॉम्बिनेशन, केमिस्ट्री जैसे कॉम्बिनेशन काफ़ी हेल्प करते हैं उनको मेन सब्जेक्ट्स में। और अगर बिजनेस स्कोप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एमएलटी जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं, कोर्सेज जो हैं वो काफ़ी पोटेंशियल रखते हैं। और टीचिंग और प्रोफेशन में देखा जाए बीएससी मेडिकल और बायोटेक्नोलॉजी जैसे कोर्सेज में काफ़ी हेल्प मिलती है टीचिंग कैरियर में। अब हमने डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने डिग्री कोर्सेज़ की बात की। तो डिग्री कोर्सेज़ जनरली जो है वो 3 से लेके 5, साढ़े 5 साल तक जो है वो चलते हैं, तो इतनी ड्यूरेशन कोर्स की करनी पड़ती है। पर कुछ ऐसे लोग होंगे जो जिनको डिग्री कोर्स ना करके उनको शॉर्ट टर्म जो है वो मतलब साल 2 साल का जो है वो डिप्लोमा करने का है कि हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएँगे, हम जल्दी से डिप्लोमा करेंगे और जॉब अर्न करेंगे, +2 करने के बाद मेडिकल में। तो उनके लिए भी हमारे पास बड़ी सारी ऑप्शंस हैं, जैसे कि क्लिनिकल हॉस्पिटल केयर डिप्लोमा हो गया। तो डिप्लोमा जनरली जो है वो 1 से 2 साल के होते हैं, पर कुछ डिप्लोमास जो है वो 3 साल के भी होते हैं। तो जैसे कि जीएनएम है, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, तो वो 3 साल का है, स्टाफ नर्स की जॉब मिल जाती है हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स में। और अगर हम ऑपरेशन ओटी, ऑपरेशन थिएटर ओटी की बात करें, या एनेस्थीसिया की बात करें, डायलिसिस की बात करें, इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर की बात करें, तो 1 से 2 साल तक के ये जो हैं ये डिप्लोमास हैं। फिर अगर लैब और डायग्नोस्टिक डिप्लोमास की बात करें तो ये भी 1 से 2 साल के होते हैं, जैसे डीएमएलटी हो गया, एक्स-रे की टेक्नोलॉजी हो गई, सीटी, एमआरआई टेक्नोलॉजी है, ब्लड बैंक टेक्नोलॉजी है। तो ये इनके डिप्लोमा जो है वो 1 से 2 साल तक की ड्यूरेशन के होते हैं, और इनमें अच्छा स्कोप है, बड़ा जो है वो फ़ोकस्ड कोर्स होता है, बड़ा मतलब डिफाइंड कोर्स होता है। तो इसमें जो है वो स्पेसिफिक उस जॉब के लिए ही ट्रेन किया जाता है, और बड़ी सारी जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ रहती है। और फिर फार्मेसी डिप्लोमा की बात करें तो डी फार्मा है जो कि 2 साल की होती है, और डिप्लोमा इन क्लिनिकल फार्मेसी है जो 1 से 2 साल तक की उसकी ड्यूरेशन रहती है। एलाइड हेल्थ और थेरेपी डिप्लोमास की बात करें तो फिजियोथेरेपी का डीपीटी हो गया, न्यूट्रिशन डायटेटिक्स हो गया, और पब्लिक हेल्थ डिप्लोमा हो गया। तो ये इनकी 1 से 2 साल तक की जो है वो ड्यूरेशन रहती है, और इनकी भी जॉब जो है बड़ी स्पेसिफाइड है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड डिप्लोमा की बात करें तो जैसे डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, तो 1 से 2 साल तक के डिप्लोमा होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रैक्टिसेस के लिए। तो हमने ये यहाँ पे लगभग डिस्कस कर ही लिया कि कौन से टाइप का डिप्लोमा है और उनकी ड्यूरेशन क्या रहती है। तो आगे हम इसके बाद बात करते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की। अब कुछ ऐसे लोग होंगे वो जो कहते हैं कि हम तो 5-6 साल का कोर्स छोड़ो, 3 साल का छोड़ो, 2 साल का छोड़ो, हाँ, हम इतनी ज़्यादा ना तो हम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ना हम इतना टाइम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, उनकी कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो सकती है। वो चाहे वो अब जॉब के अंदर जो है वो रहते हुए अपना कोर्स करना चाहते हो, या फिर कोई फैमिली इश्यू हो सकता है, उनके कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं। तो उनके लिए भी जो कोर्सेज़ हैं +2 के बाद जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं। तो वो कौन से सर्टिफिकेट कोर्सेज़ है, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की ड्यूरेशन क्या रहती है? अब वो साल 2 साल का नहीं होता, कोई 1 महीने का, कोई 2 का, 3 का, 6 महीने का हो सकता है। तो ये 1 से 3 से लेके 6 महीने तक के जनरली जो है वो सर्टिफिकेट कोर्सेज़ रहते हैं। तो 3 से 6 तक कौन-कौन सी फ़ील्ड में रहते हैं? हेल्थ केयर और क्लिनिकल सर्टिफिकेट हो गए। इसमें क्या है कि नर्सिंग असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ती है बड़े सारे हॉस्पिटल्स में। तो जो असिस्ट करने का काम करते हैं डॉक्टर्स को, नर्सेज़ को। और जो फर्स्ट एड का काम हो गया, फिर पेशेंट केयर असिस्टेंट हो गया, ओटी असिस्टेंट, डायलिसिस असिस्टेंट। तो इनके जो कोर्सेज़ की जो ड्यूरेशन है वो 3 से लेके 6 मंथ्स तक की होती है। लैब और डायग्नोस्टिक सर्टिफिकेट कोर्स की बात करें तो इसमें लैब टेक्नीशियन स्किल्स होगी, फ्लेबोटॉमी होगी, एक्सरे टेक्नीशियन बेसिक्स हो गए, या सैंपल कलेक्शन का काम हो गया।
तो इनकी ड्यूरेशन भी 3 से लेके 6 मंथ्स तक की रहती है। तो इनमें भी काफ़ी ब्राइट स्कोप है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो इसमें जॉब श्योरिटी दे देते हैं ये कोर्सेज़। और फार्मेसी और एलाइड कोर्सेज़ की बात करें तो उसमें मेडिकल स्टोर मैनेजमेंट आ गया, क्लिनिकल फार्मेसी बेसिक्स आ गए और ड्रग सेफ्टी और फार्माकोविजिलेंस जैसे कोर्सेज़ आ गए, जो कि 3 से 6 मंथ तक की इनकी ड्यूरेशन रहती है और इनकी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी ज़्यादा नहीं होते। तो बड़े सारे जो गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये वाले सर्टिफिकेट कोर्सेज़ प्रोवाइड कराते हैं। न्यूट्रिशन और वेलनेस कोर्सेज़ की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन एंड डाइट प्लानिंग हो गया, फिटनेस एंड वेलनेस हो गया, पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस हो गया, ये भी 3 से लेके 6 मंथ तक के कोर्सेज़ जो हैं ये प्रोवाइड कराते हैं ये इंस्टीट्यूट्स। फिर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर के एलाइड कोर्सेज़ की बात करें, जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग है, एपीकल्चर है, मशरूम कल्टीवेशन है, फिर फिश फार्मिंग है, एक्वाकल्चर है, एक्वेरियम मेंटेनेंस है, लैग कल्चर, सेरीकल्चर। तो ये 3 से लेके 6 महीने के कोर्सेज़ ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो प्रॉफ़िटेबल है। इनमें गवर्नमेंट जॉब्स का भी स्कोप है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो अपना काम करना पसंद करते हैं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना पसंद करते हैं। तो ये कोर्सेज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। फ़ास्ट जो है वो जॉब प्रोवाइड करते हैं और जो ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम और पैसा नहीं लगा सकते, उनके लिए बहुत सूटेबल है। तो अगर बेस्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात करें जो कि जॉब ओरिएंटेड हों, तो सबसे पहले फ़ास्ट जॉब गिविंग कोर्सेज़ कौन से हैं? फ्लेबोटोमी है, ईसीजी टेक्नीशियन है, फार्मेसी असिस्टेंट है। फिर अगर बेसिक बेस्ट जो है वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मतलब अच्छा जो कौन से कोर्सेज़ हैं सर्टिफिकेट, तो बी कीपिंग, मशरूम कल्टीवेशन, ड्रग स्टोर मैनेजमेंट हो गया, सेरीकल्चर का हो गया। तो ऐसे-ऐसे कोर्सेज़ जो है वो मतलब बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और अगर साइड इनकम की बात करें जिनमें फ्रीलांसिंग का बड़ा अच्छा स्कोप रहता है, न्यूट्रिशन हो गया, योगा हो गया, फिटनेस हो गया, तो ये जो है ये साइड इनकम और फ्रीलांसिंग का काम भी काफ़ी ज़्यादा आजकल डिमांड में है। अब सर्टिफिकेट कोर्सेज़ क्या होते हैं? ऐसे कोर्सेज़ जो शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं और उनमें लो कॉस्ट होती है, स्किल बेस्ड होते हैं और क्विक इनकम जनरेटिंग होते हैं। तो ये इनके कुछ फीचर्स हैं जो कि इनको पॉपुलर बनाते हैं। अब अगर हम बात करें, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि डिग्री कोर्सेज़, फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ की बात कर ली और फिर सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात कर ली। तो जो स्टूडेंट्स जो है वो डिग्री करना चाहते हैं तो उनके लिए 3 से लेके 5-6 साल तक की डिग्री के ऑप्शंस हैं। और अपनी पोटेंशियल के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से और फिर डिप्लोमा कोर्सेज़ जो ज़्यादा डिग्री में टाइम नहीं लगा सकते और जो और कम टाइम में जो है वो जल्दी से सर्टिफ़िकेट कोर्स करना चाहते हैं और जॉब लेना चाहते हैं, उनके लिए सर्टिफ़िकेट कोर्स। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे कि हम लोग जो है वो आगे फर्दर स्टडीज़ नहीं करेंगे और हमें तो सिर्फ़ जॉब चाहिए +2 के बाद। हमने मेडिकल कर ली +2, अब हमें जॉब चाहिए, तो इसमें भी स्कोप है। जैसे हॉस्पिटल और क्लिनिकल जॉब्स बड़ी सारी होती हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, तो इनमें वो 10 से लेके 20,000 तक बड़े आराम से उनको सैलरी मिल जाती है। वो चाहे नर्सिंग असिस्टेंट का हो गया, पेशेंट केयर असिस्टेंट हो गया, वार्ड असिस्टेंट हो गया, रिसेप्शन पे और ओटी असिस्टेंट हो गया। हाँ, ये है कि जब ये सर्विस कर रहे होते हैं तो उस टाइम ड्यूरेशन में इनको जो है वो सर्टिफ़िकेट कोर्स या डिप्लोमा जो है वो कंप्लीट करके वो एक स्किल जो है वो एक्वायर करनी होती है सर्टिफ़िकेट। तो उस टाइम वो कर सकते हैं। जैसे लैब और डायग्नोस्टिक जॉब्स हो गई, तो उनमें भी जो है 10 से लेके 20,000 तक की उनकी जो है वो सैलरी वो अर्न कर सकते हैं अपनी +2 के बेसिस पे। तो उसमें लैब असिस्टेंट, सैंपल कलेक्शन का काम हो गया, फ्लेबोटोमी हो गई, एक्स-रे और लैब हेल्पर हो गई। फार्मेसी में देखें तो फार्मेसी असिस्टेंट है, मेडिसिन सेल्स असिस्टेंट है या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनी है। तो इनकी भी मतलब सैलरी अच्छी रहती है, मतलब उनकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से 10 से लेके 20-30 हज़ार तक जो है वो सैलरी अचीव कर सकते हैं। और बायोलॉजी और एग्रीकल्चर एलाइड जॉब्स की बात करें तो नर्सरी असिस्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर फील्ड असिस्टेंट हो गया, एपीकल्चर असिस्टेंट हो गया, लैब फार्म असिस्टेंट हो गया, अटेंडेंट हो गए। तो ये जो है ये काफ़ी जो है वो पॉपुलर काम है जो कि डिमांड में रहते हैं। और ऑनलाइन और फ्रीलांसिंग जॉब्स की भी कोई कमी नहीं है। तो जैसे साइंस कंटेंट राइटर अगर कोई अच्छा जो है वो ऑब्ज़र्व कर सकता है या लिख सकता है, तो कंटेंट राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। ऑनलाइन ट्यूटर की ज़रूरत पड़ती होती है या फिर बायोलॉजी नोट्स क्रिएटर की ज़रूरत पड़ती है कोचिंग सेंटर्स में। तो थोड़ा-सा जो है कंप्यूटर स्किल्स हो साथ में सब्जेक्ट नॉलेज के साथ में, तो बड़े अच्छे से वो ये वाली जॉब जो है वो परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इसके साथ जो है वो हमने ये जान लिया कि +2 के बाद मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अगर वो पढ़ना नहीं चाहते तो क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। अब कुछ ऐसे बच्चे होंगे कि जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं या बाहर जाके अपना करियर जो है वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्स करके हो, चाहे वो जॉब करके हो। तो उनके लिए भी हमने ये थोड़ी-सी रिसर्च की हुई है कि जो स्टडी अब्रॉड डिग्री कोर्सेज़ कौन-कौन से कर सकते हैं और कहाँ जो है वो उनका स्कोप है, कौन-सी कंट्रीज़ में कर सकते हैं। तो नर्सिंग जो है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूके में जो है वो काफ़ी पॉपुलर हैं कोर्सेज़ और फ्यूचर स्कोप इनका हॉस्पिटल्स और पीआर फ्रेंडली जॉब्स में होता है। बायोटेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज़ जो है वो यूएसए, जर्मनी और कनाडा जैसे
कंट्रीज़ में रिसर्च फार्मा और बायोटेक में काफ़ी इनका स्कोप है। फिर फार्मेसी हो गया, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज़ हो गया, एग्रीकल्चर फूड साइंसेज़ में हो गया। तो ये कुछ ऐसे जो काफ़ी पॉपुलर कंट्रीज़ जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, जर्मनी, तो ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए। और फिर जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ की बात करें बाहर की, तो बाहर जो है मतलब बड़ी सारी जॉब्स और साथ में वो काम भी परमिट करते हैं पढ़ाई के साथ में। तो जैसे हाई डिमांड जॉब्स कौन-सी हैं, नर्सिंग है, हेल्थ केयर असिस्टेंट है, लैब टेक्नीशियन है, या फिर जो जो बूढ़े लोग हैं उनकी केयर करना, एज्ड केयर है, फार्मेसी असिस्टेंट्स है और फिजियोथेरेपी है। तो ये काफ़ी पॉपुलर और जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं और डिमांड में रहते हैं। और इमीडिएट जॉब की बात करें बाहर, तो अगर जो शॉर्ट कोर्सेज़ करने के बाद तो केयर-गिवर की है, हेल्थ केयर असिस्टेंट की है, लैब टेक्नीशियन की है, फार्मेसी असिस्टेंट्स की है और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की है। तो ये कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे ये अच्छे पैकेज मिलते हैं उनकी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, उनके कोर्स के स्किल के हिसाब से, और वो अब जॉब जो है वो कर सकते हैं वहाँ पे। फिर रिसर्च और हायर एजुकेशन में देखा जाए तो कुछ जो है वो जैसे बीएससी मेडिकल है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो उनके लिए बड़ा अच्छा स्कोप है कि वो हायर स्टडीज़ में जाते हैं। जैसे बीएससी करने के बाद एमएससी करी उन्होंने, और एमएससी के बाद जो है वो पीएचडी और फिर एज़ साइंटिस्ट और प्रोफ़ेसर जो है वो किसी इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में उन्होंने जॉइन किया। तो इसके रिगार्डिंग हम आगे आने वाले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि बाहर जाने का तरीका क्या है, जीआरई। तो जीआरई के लिए फुल फ्लेज स्लाइड है हमारी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि उसको कैसे तैयारी की जाती है, क्या-क्या स्कोप्स हैं। फिर बात करते हैं कंट्रीज़ विद स्ट्रॉन्ग स्कोप। तो जैसे कि जॉब और पीआर की बात की जाए तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड जैसी कंट्री में दोनों ही स्कोप हैं। अगर एजुकेशन के तरीके से देखा जाए तो यूएसए, यूके और जर्मनी जैसी कंट्रीज़ में काफ़ी क्वालिटी वाली एजुकेशन मिलती है, कोर्सेज़। और अगर क्विक जॉब्स देखा जाए तो जो गल्फ़ कंट्रीज़ है जैसे यूएई या फिर ओमान हो गया, कतर हो गया, तो इन कंट्रीज़ में क्विकली जॉब मिल जाती है कोर्स के बाद। अब अगर हम बाहर की बात कर रहे हैं, तो बाहर जाने के लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है। अब उन चीज़ों की जो हमारे पास चेकलिस्ट है, हम थोड़ा-सा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट्स शुड प्रिपेयर फॉर आइल्स एंड टोफेल, और पासपोर्ट उनका रेडी होना चाहिए। एसओपी और सीवी जो है वो दैट शुड बी प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड। फिर एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स उनके पूरे होने चाहिए, वीज़ा फाइल उनकी रेडी होनी चाहिए, और जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे उनके रेडी होने चाहिए। तो अब हम बात करते हैं उसके बाद प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अब हमने पहले बात की कि बीएससी मेडिकल के जो बच्चे हैं, जो बीएससी मेडिकल करते हैं, बेसिक कोर्स करते हैं, तो उनके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि बहुत अच्छा स्कोप है, प्रेस्टीज वाली जॉब है। और मतलब इसके उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं इस एग्ज़ाम में उनके जो कैंडिडेचर को। तो इसको स्टेप वाइज हम समझेंगे। तो सबसे पहली बात कि जो बच्चा प्लस टू कर गया वो तभी से डिसाइड कर ले कि मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में जाना है, तो उसको कैसे तैयारी करनी है और स्टार्टिंग से तैयारी करके रखनी है, ताकि बाद में डिले ना हो जाए। तो इससे जब वो प्लस टू कर लेता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ जो है, तो अब उसके पास ऑप्शंस क्या हैं? जैसे जो मतलब डिग्रीज़ जो हैं वो कौन-कौन सी इसके लिए ज़्यादा सूटेबल हैं। तो बीएससी मेडिकल हो गई, बीएससी मेडिकल के साथ बीएससी बायोटेक्नोलॉजी वाले भी काफ़ी ज़्यादा इसके लिए सूटेबल हैं। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस या वेटरनरी साइंस, तो ये कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में, क्योंकि इनके सब्जेक्ट काफ़ी बूस्ट करते हैं। तो अगर बीएससी मेडिकल, जूलॉजी और बॉटनी जो है वो एक्सीलेंट फाउंडेशन है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए। अब हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम पाथ की बात कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो ये जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, इसको कौन कंडक्ट कराता है? इसको कंडक्ट कराता है यूपीएससी। अ, और यूपीएससी जो है उसका एक प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो स्टूडेंट्स पहले प्रीलिम्स क्लियर करते हैं आईएएस और आईपीएस एस्पिरेंट्स के साथ, और फिर उसके बाद मेंस, अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए तो मेंस, और मेंस क्लियर हो गया तो उसके बाद इंटरव्यू, और फिर मेरिट बनती है। तीसरा पॉइंट ये है कि कोर सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन में बीएससी मेडिकल स्टूडेंट्स के जो है, जैसे ज़ूलॉजी है, बॉटनी है, तो ये मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में पूछे जाते हैं। तो और सब्जेक्ट्स भी हैं जैसे कि इकोलॉजी हो गया, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरमेंटल एजुकेशन है, ज्योग्राफी है, इंडियन पॉलिटी है, करंट अफेयर, तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो वन बाय वन जो है रेडी करने पड़ते हैं। और डेली स्टडी स्ट्रैटेजी की बात की जाए तो लगभग हर रोज़ जो है वो 2 घंटे ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट जैसे बॉटनी, जूलॉजी के हैं उनकी स्टडी में लगाने चाहिए। लगभग 1 घंटा जो करंट अफेयर में, फिर 1 घंटा एनसीईआरटी में, चाहे वो ज्योग्राफी या फिर बायोलॉजी की बुक्स हों, प्लस 1 प्लस 2 की, और 30 मिनट्स के अराउंड न्यूज़पेपर में ज़रूर लगाने, और फिर 30 मिनट्स का एमसीक्यू का, मतलब लगभग 4-5 घंटे की स्टडी जो है वो हर रोज़ चाहिए, ताकि अच्छे से तैयारी हो और आईएफओएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो पाए।
फिर उसके बाद बात करते हैं कि कौन सी किताबें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं सर्विस की प्रिपरेशन के लिए, एग्ज़ाम्स की। तो एनसीईआरटी जो है +1 +2 और 6 से लेके 12 तक जो है वो ज्योग्राफ़ी, तो +1 +2 बायोलॉजी और 6 टू 12 जो है वो ज्योग्राफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गो थ्रू होने की। और कुछ जो है वो यूपीएससी के बेस के लिए इंडियन पॉलिटी या ज्योग्राफ़ी, एनवायरमेंटल साइंस, करंट अफ़ेयर या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बेस बनाती हैं यूपीएससी का। और ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करें कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए, तो जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी ज़ूलॉजी, बॉटनी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री और जियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट्स पे मतलब इनमें से उनकी चॉइस रहती है। तो अपने ग्रेजुएशन की डिग्री के हिसाब से सब्जेक्ट्स की वो चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं, ताकि उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा होल्ड बने सब्जेक्ट के ऊपर। फिर फिजिकल और पर्सनैलिटी टेस्ट भी होता है इस एग्ज़ाम में, तो फिजिकल फिटनेस का होना बड़ा ज़रूरी है, फील्ड एडेप्टेबिलिटी का होना बड़ा ज़रूरी है। फिर वो क्योंकि काफ़ी प्रेस्टिजियस सर्विस है ये, तो इसमें जो है वो एडेप्टेबिलिटी और लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है। और जो ऑब्जर्वेशन वाला माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि इट इज़ एसोसिएटेड विद द नेचर, फॉरेस्ट से, अर्थ से, जो चीज़ें जो है कंजर्वेशन से, तो बड़ी सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। और एनकरेज ट्रैकिंग, फिर नेचर वॉक्स और बायोडायवर्सिटी सर्वेज और फॉरेस्ट विजिट्स। तो जितना ज़्यादा नेचर को ऑब्ज़र्व करेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो इस सर्विस का पता चलेगा कि इसमें क्या-क्या और हो सकता है आगे। अगर हम लॉन्ग टर्म रोड मैप की बात करें, तो मैंने पहले ही कहा कि +2 में ही डिसाइड कर लें कि हमने ये वाली स्ट्रीम हमने चूज़ करनी है, हमें इस सर्विस में जाना है। तो बीएससी मेडिकल ले लिया, क्योंकि ये आपकी बड़ी सारी एनर्जी को बचा के रखेगा, कंज़र्व करेगा आगे एग्ज़ाम के लिए। आपके सब्जेक्ट उसी से ओरिएंटेड होंगे। और फिर यूपीएससी जो है वो फाइनल ईयर में यूपीएससी का जो है वो एक मतलब जब एलिजिबल हो जाते हैं, तो फिर अटेम्प्ट देना चाहिए। और इसकी एज रेंज देखें तो 21 से 24 साल की एज में अगर आप सर्विस क्लियर कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। तो बीएससी मेडिकल में ज़ूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री जैसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, और वो यूपीएससी प्रीलिम्स और जो उसके मेंस के लिए बहुत ज़्यादा यूपीएससी मेंस के लिए एज देते हैं। तो ये जो है वो आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी, अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन करके बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री के साथ जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स भी आप साथ में प्रिपेयर कर सकते हो। फिर मैंने पहले बात की थी कि अगर फॉरेन जाना है, तो वहाँ जाने के लिए जो है वो जीआरई एक बहुत अच्छा सोर्स है। और जीआरई जो है वो ग्रेजुएशन के बाद जो है वो जीआरई होता है। तो अब कौन-सा जो है वो मतलब ग्रेजुएशन कोर्स जो है वो सही रहेगा। तो अगर आपने बीएससी मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बी फार्मेसी, नर्सिंग, एमएलटी, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस कोई भी ग्रेजुएशन के डिग्री कोर्स करा हुआ है, तो आप एलिजिबल हो इसके लिए। अब जीआरई का स्ट्रक्चर कैसा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब जीआरई जो है उसके मेन 3 कंपोनेंट्स हैं। एक वर्बल रीजनिंग है, दूसरा क्वांटिटेटिव है, तीसरा एनालिटिकल राइटिंग है। अब ये कोर्स नीट के जैसे नहीं है, ये यूजीसी के जैसे नहीं है। ये बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया पे काम करता है। मतलब कि इसमें आपसे सब्जेक्ट ही नहीं, इसमें इंग्लिश वोकैबुलरी काफ़ी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग की बात होती है, मैथमेटिक्स और राइटिंग स्किल्स। तो ये काफ़ी आपके स्ट्रांग पॉइंट हैं, तो आपकी कैंडिडेचर जो है, वो आपकी सिलेक्शन काफ़ी इससे कन्फर्म हो जाती है, मतलब आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब हम प्रिपरेशन जो है वो कब स्टार्ट करें? तो ये तो हमें फर्स्ट ईयर से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे, उतने ज़्यादा हमारा जो है वो जो डीप नॉलेज होएगा, जो जो ये सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश वोकैब हो गया, लॉजिकल रीजनिंग है, मैथ्स है और राइटिंग स्किल्स है। तो अगर हम ईयर वाइज़ देखें इसको थोड़ा ब्रेकअप करके, तो फर्स्ट ईयर में हम इंग्लिश के वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लें, रीडिंग कम्प्रीहेंशन का काम कर लें और बेसिक अरिथमेटिक कर लें। सेकंड ईयर में हम जीआरई के मॉक्स पे जाएँ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस और ऐसे राइटिंग पे फोकस करें। और थर्ड ईयर में हम लोग फिर फुल लेंथ मॉक्स प्रैक्टिस करें, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग स्टार्ट कर दें कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग में अच्छी आती हैं, जिसमें हमने अप्लाई करना है। और फिर एसओपी और सीवी प्रिपरेशन पे फोकस करें, ताकि जो है वो हमें बाद में मुश्किल ना आए एंड टाइम पे, अगर हमारा जीआरई क्लियर हो जाता है। अब डेली स्टडी प्लान हमारा कैसा होना चाहिए? जैसे हमने 4 से 5 घंटे जो है वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए जो है वो बताए, तो यहाँ पे जो है वो लगभग 3 घंटे का डेली का हमारा बैकअप रहना चाहिए पढ़ाई का जीआरई के लिए। तो 1 घंटा जो वोकैब के लिए, 1 घंटा हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, और आधा-आधा घंटा हमारा रीडिंग और राइटिंग के लिए जो है लगभग डेडिकेटेड रहना चाहिए, ताकि हम अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर पाएँ। अब कौन-सी बुक्स और रिसोर्सेज़ हैं जो कि हमें कंसल्ट करनी चाहिए? सबसे पहली बात कि हमें ऑफ़िशियल गाइड जो है जीआरई की, जनरल टेस्ट की, वो हमें कंसल्ट करनी चाहिए। जीआरई प्रेप प्लस है या फिर जीआरई प्रेप बाय मघोष है, तो इनको हमें कंसल्ट करना चाहिए, ताकि हम अच्छे से तैयारी कर पाएँ। और ऐप्स और वेबसाइट की बात करें, तो मघोष या फिर एटीएस पावर प्रेप है, मैनहट्टन है, तो ये वाली ऐप्स ट्राई करनी चाहिए। तो जितना हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, उतना ज़्यादा हमें नॉलेज बढ़ता जाएगा। अब फिर उसके बाद बात करते हैं कि टारगेट कोर्स क्या रहेगा जीआरई के बाद। तो अगर हमने जीआरई क्लियर कर लिया, तो फिर हमने कोर्स भी चूज़ करना है।
वो मास्टर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी हो सकता है, बायोमेडिकल साइंस हो सकता है, पब्लिक हेल्थ हो सकता है, लाइफ साइंस, न्यूरो साइंस, जेनेटिक्स और भी कोई भी ब्रांच हो सकती है। तो हमें पहले माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि हमने कहाँ कौन सा चूज़ करना है। अब कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट रहेगी क्योंकि ये अब्रॉड से जुड़ा हुआ मसला है, तो हमें चेकलिस्ट तैयार करनी पड़ेगी ताकि एंड टाइम पे हमें मुश्किल ना आए। आइल्स और टॉफल की बात अलॉन्ग विद जीआरई। दूसरा है एसओपी और एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। तीसरा है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होगी, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स हो गए, पासपोर्ट हो गया, सीबी रिज्यूम हो गया। तो ये हमें रेडी रखनी चाहिए जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और फिर थोड़ा सा रोड मैप की बात कर लें तो जो प्लस टू के बाद जो है बीएससी या ग्रेजुएशन जो है वो ज़रूरी है, जो कुछ भी हो सकती है, चाहे बीएससी मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, बायोटेक्नोलॉजी, एमबीबीएस, कोई सी भी डिग्री हो। और जीआरई जो है वो फाइनल ईयर, मतलब हम ट्राई करें उसको। और फिर फाइनल ईयर के बाद और फिर उसके बाद जो है वो बाहर एमएससी या एमएस मास्टर ऑफ साइंस के कोर्सेज जो है वो सिलेक्ट कर लें, यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लें। तो ये हमें पहले से ही माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ये सारी एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी। तो पहला अटेम्प्ट हम थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के एंड में दे सकते हैं। और इसमें बीएससी मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप है। आई अगेन रिकमेंड यू कि जीआरई के लिए अगर आप तैयारी स्टार्ट कर देते हो या इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए तैयारी कर देते हो, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और बेस्ट टाइम है कि अभी से आप तैयारी कर लें। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे कि हाउ टू प्लान करिकुलर एक्टिविटीज़। अब हम अकेले पढ़ाई करके ही नहीं, एकेडमिक में ही नहीं, हम एक्स्ट्रा करिकुलर में भी चलें, करिकुलर एक्टिविटीज़ की तरफ भी ध्यान दें। तो इससे क्या है कि सबसे पहली बात तो कि अगर हम एकेडमिक की बात करें, करिकुलर की बात करें, तो हम एकेडमिक एक्सीलेंस जो है वो अपना प्रायोरिटाइज़ करें थोड़ा-सा, ताकि मतलब हमारी परसेंटेज जो है वो टारगेटेड रहे 70 टू 80%। और उससे जो है वो हमारे मतलब कोर सब्जेक्ट्स जैसे जो भी बायोलॉजी के जूलॉजी, बॉटनी या केमिस्ट्री, उन पे हमारी कमांड अच्छी सी बनी रहे। तो अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स और रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखो प्रॉपर्ली, और जो सेमेस्टर वाइज रिवीजन है हमारे नोट्स का वो प्रॉपर्ली होता रहे। अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें प्रायोरिटी की, तो जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट साइंस हो गया, बायोटेक्नोलॉजी के बेसिक्स हो गए, ये बहुत ज़रूरी हैं। इनको हम बिल्कुल मतलब अपनी प्रायोरिटी की लिस्ट पे टॉप पे रखें। अब जो स्किल बेस्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं, तो जैसे कि लैब के प्रैक्टिकल्स हो गए या फिर फील्ड विजिट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी सर्वेज हैं, स्पेसिमेन आइडेंटिफिकेशन है, एनवायरनमेंट प्रोजेक्ट्स है और डाटा कलेक्शन एक्सरसाइज होगी। तो ये जो है ये हम अपनी जो एक्टिविटीज़ इनको बिल्कुल अपडेटेड रखें और एक्सपोज्ड रहें हम उनसे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। और अगर हम देखें तो जो बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो गई, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, फूड सेफ्टी, लैब जॉब्स हो गई, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, तो ये काफ़ी उनके लिए वैल्यूएबल प्रूव होती है। इंटीग्रेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें थोड़ा सा प्रेपरेशन का करिकुलम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूपीएससी और जो स्टेट सर्विस एग्ज़ाम है, और फूड सेफ्टी ऑफिसर हो गया, फॉरेस्ट सर्विसेज में हो गया, एग्रीकल्चर ऑफिसर या लैब टेक्नीशियन, या फिर एसएससी के एग्ज़ाम्स हो गए, स्टेट कमीशन हो गए, तो वो काफ़ी ज़्यादा वो प्रिपरेशन वहाँ पे काम आती है। और वीकली प्लान में देखें तो 5 डे एकेडमिक्स रहता है और 2 डे जो है वो एमसीक्यू और करंट अफेयर्स का जो है वो हम टाइम अलॉट करके रखें इसमें। कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज़ की बात है, तो ये हमारे सीवी को काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राइट बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, वैल्यूएबल बनाते हैं, उसमें वेटेज आती है। तो कुछ सर्टिफिकेट जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, लैब टेक्नोलॉजी हो गया, फूड सेफ्टी है, एपीकल्चर है, लैग कल्चर है, सेरीकल्चर है, फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग हो गई, मशरूम फार्मिंग हो गई, तो ये बड़े सारे सर्टिफिकेट्स हैं। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड, तो उसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड लैंग्वेजेस हो गई, तो ये सर्टिफिकेट्स हमारे पास टाइम टू टाइम हम लोगों को प्रोक्योर कर लेनी चाहिए। फिर लीडरशिप जो कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू आती है, कॉलेज में चलती रहती है, जैसे एनसीसी हो गई और एनएसएस है, या फिर इको क्लब है, साइंस क्लब है। तो ये एक्टिविटीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमारी जो पर्सनैलिटी को एनहांस करती है, हमारी लीडरशिप को, टीम लीडरशिप को बढ़ाती है। तो और करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो हमें हर रोज़ जो है वो न्यूज़पेपर से गो थ्रू होना चाहिए, उसका एडिटोरियल देखना चाहिए। साइंस न्यूज़ के अपडेट्स हमारे पास हर रोज़ होने चाहिए, एनवायरमेंटल अपडेट्स हैं, बजट पॉलिसीज़ हो गया, डिफेंस से रिलेटेड हैं। तो जो भी रिसेंट अपडेट्स साइंस से रिलेटेड आ रहे हैं वो साइंस के स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। और डॉक्यूमेंटेशन और पोर्टफोलियो जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, हमारा वेल मेंटेन्ड होना चाहिए। जैसे कि सर्टिफिकेट का फोल्डर प्रॉपर्ली बनाओ, जो सर्टिफिकेट्स हैं हमारे उनको लेमिनेशन करा के रखो, अचीवमेंट की फाइल्स बनाओ, सीवी में हर रोज मतलब हर टाइम उनको अपडेट करो, जब भी कोई अचीवमेंट हो जाती है तो सीवी को अपडेट कर लो। और इंटर्नशिप के रिकॉर्ड मेंटेन करके रखो, चाहे वो समर ट्रेनिंग हो, इंटर्नशिप हो। और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हैं उनको भी प्रॉपर्ली हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जो भी है वो अपने लिए भी बना के रखो, ताकि आने वाले टाइम में आप दिखा पाओ, जब कभी भी आप इंटरव्यू के लिए जाओ तो आप अपनी रिपोर्ट्स और रिकॉर्ड जो है वो प्रोड्यूस कर सको एज ए एविडेंस। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेशन के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स की बात कर लेते हैं जो कि मेडिकल स्टूडेंट्स को याद रखने पड़ेंगे।
जिससे उनको अचीवमेंट मिले। सो सबसे पहली बात है कि आपने जो गोल्स है अपने क्लियर रखने हैं कि आपने क्या बनना है और कौन सी जॉब अचीव करनी है। और जो अपना करियर है वो बहुत ही वाइजली आपने चूज़ करना है। और अगर किसी भी स्टेज में आपको कोई कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन बनती है, तो अपने जो सीनियर्स हैं या मेंटर्स हैं या कोई कोई भी आपको लगता है कि कोई समझदार पर्सन है, जो आपको गाइड कर सके, तो आपने उसकी ज़रूर ओपिनियन लेनी है। और स्टडी जो है प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ करनी है, स्मार्टली करनी है। ऐसे नहीं कि रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट कभी भी स्टार्ट कर दिया, कोई भी टॉपिक कभी भी उठा लिया। तो इससे जो है वो आपकी टाइम प्रॉपरली यूज़ होगी और टाइम मैनेजमेंट अच्छी रहेगी और रिजल्ट्स भी अच्छे आएँगे। साइंस स्टूडेंट्स जो हैं वो उनकी प्रैक्टिकल स्किल जो है, नॉलेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है वो। तो ये आपका अच्छा होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इंपॉर्टेंस दो, क्योंकि परसेंटेज सभी से बनती है, तो सभी की वेटेज जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। जो वीक एरियाज़ हैं आपके, उनके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स दो। और एग्ज़ाम्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स रहते हैं, तो उनको अगर आप एक बार उनके बारे में स्टार्ट कर दो, कोई भी तैयारी वगैरह, तो फिर उसको क्रैक करने का माइंड में रखें। और सबसे लास्ट पॉइंट जो कि बहुत ज़रूरी है, कि जिस भी कॉलेज में आपने जाना है या जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो अच्छे से एक्सप्लोर करें, उसके बारे में सर्च करें और अलग-अलग कॉलेजेस की जो है वो लिस्ट बना के रखें, ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो कॉलेज चूज़ करते वक़्त। तो स्टूडेंट्स करियर चूज़ करते समय सिर्फ ट्रेंड ना देखें अकेले, अपने इंटरेस्ट, जॉब्स को, फ्यूचर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल फिजिबिलिटी को ध्यान में ज़रूर रखें। You have to remember that a right career choice of today may create your future for tomorrow. So काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो. Stay connected. Thank you for watching.